नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार नेलवाल आज एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज टॉपिक का नाम है वायुदाब। आज वायुदाब के अंतर्गत हम जिस कॉरियोलिस और फेरल के नियम की बात कर रहे थे, उत्तरी अक्षांश में दाहिनी तरफ हवा का मुड़ना, बाईं तरफ दक्षिणी अक्षांश में मुड़ना, आज उन सब हम टॉपिक्स पर बात करेंगे। साथ ही आज हम बात करेंगे हवा के प्रवाह पर, स्थानीय पवनों के बारे में, व्यापारिक पवनों के बारे में, और भी बहुत सारी जानकारी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले मित्रों, मैं आपके सामने एक बात रखता हूं कि क्या आप इस बात को जानते हैं कि हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा हाथ है, 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा क्षेत्रफल में तकरीबन 1 किलोग्राम वजन होता है हवा का। ऐसा लगता है आपको? आप हवा में चलते हैं तो आपको शायद महसूस नहीं होता होगा, क्योंकि उसका वितरण समान रूप से फैला हुआ है, और जब समान रूप से वितरण होता है तो हमें एहसास नहीं होता। अगर अचानक चेंज हो जाए, 1 किलोग्राम और थोड़ी दूरी पर जाकर अगर वो 700 ग्राम हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आपको महसूस हो जाएगा यहाँ पर हल्कापन क्यों है, यहाँ पर हवा हल्की क्यों है। बस हमें यही बात यहाँ पर याद रखनी है, वायुदाब। दाब आपको मालूम होगा, दाब का मतलब क्या होता है? दाब का मतलब होता है बल बटे क्षेत्रफल, या फोर्स अपॉन एरिया। तो मित्रों, बल जो हम लगाते हैं, जो भी गैस, जो भी हमारी वायु का वजन होगा, वजन जैसे मैंने कहा 1 किलोग्राम, लगभग क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये है वायुदाब। पृथ्वी का समुद्र तल पर औसत वायुदाब 1013 है, 1013.25 मिलीबार। अभी मिलीबार क्या है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 मिलीबार बोलते हैं। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मिलीबार। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का औसत 1013.25 है। इसका तात्पर्य सीधा ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1013.25 ग्राम वायु है। मित्रों, अभी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि 32 किलोमीटर तक ही वायु का विस्तार है, उसके बाद वायु नहीं है। साथ में ये भी बताया था कि ऊपर जाने पर वायु घटती है, वायु की जो मात्रा है वो घटती है। अगर आप 300 मीटर ऊपर गए, अगर आप 300 मीटर ऊपर जाते हैं मित्रों, तो 34 मिलीबार यानी कि 34 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में वायु की मात्रा कम हो जाती है। यानी कि आप समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई पर हैं, तो वहां पर 1013 ना होकर के आप इसमें से 34 घटाइए, लगभग 989 इतना, 979 लगभग इतना आ जाएगा आपका मिलीबार आपकी वायुदाब है। तो ये सब वायुदाब के ऊपर निर्भर करता है, और वायुदाब किन क्षेत्रों में अत्यधिक होगा, किन क्षेत्रों में कम होगा, आइए हम उन चीजों पर बात कर लेते हैं। पृथ्वी का औसत 1013 है, लेकिन किन क्षेत्रों में ज्यादा होगा? चलिए, वायुदाब के बारे में हम बात कर रहे हैं। वायुदाब उन क्षेत्रों में सबसे कम होगा जहां पर सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं। यानी कि मित्रों, आप ध्यान से सुनना बातों को। वायुदाब भूमध्य रेखा पर, जहां पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, वहां पर वास्तव में क्या होता है कि धूप है, धूप में कई वायु है। वायु में जब आप धूप पड़ती है तो वायु हल्की हो जाती है, हल्की होकर वो ऊपर उठती है। भूमध्य रेखा में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे वायु, ये वायु है, यहाँ पर सूरज की किरणें आई, जब वो किरणें यहाँ पर पड़ी तो वायु हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठने लगती है, और ऊपर उठ करके ये इस क्षेत्र में चली जाती है, और यहाँ शांत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। शांत, आप समझ रहे हैं? वायु की अनुपस्थिति, ना पवन पेटी, जहां पर हवा ही नहीं है, ये शांत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है नीचे। इस शांत क्षेत्र को डोलड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? डोलड्रम। भूमध्य रेखा पर अक्सर ऐसा होता है कि जब तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, हवा आती है, तो जो हवा है वो वायु, जो हीट आती है, गर्मी, उससे हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, नीचे शांत क्षेत्र बनता है, उसको हम बोलते हैं डोलड्रम। और हवा ऊपर ही ऊपर विस्तारित होने लगती है, यानी कि विक्षोभ सीमा पर, विक्षोभ मंडल की ऊंचाई तक चली जाती है, और वहां से फ्लो होना शुरू हो जाती है, और नीचे का स्थान खाली हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों में हम बोलते हैं निम्न वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखा क्षेत्रों में माना जाता है निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। अब आप देखेंगे भूमध्य रेखा का क्षेत्र, अब अगर आप ग्लोब में देखते हैं तो ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अगर ये लाइन 0 डिग्री की है तो
इन क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी के कारण निम्न वायुदाब पाया जाता है। आप सपोज करिए यहाँ पर वायुदाब 950 होगा, सपोज कर लीजिए आप एक बार को 950 मिलीबार। हाँ, तो ये पेटी जो कहलाती है ये कहलाती है निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब। इसके ऊपर एक पेटी पाई जाती है जो उपोष्ण पेटी कही जाती है। उपोष्ण पेटी मतलब जो 23 डिग्री के ऊपर होती है, तकरीबन 35 से 45 तक, ये उपोष्ण पेटी। इस पेटी पर उच्च वायुदाब पाया जाता है और ऐसे ही नीचे भी रहेगी ये लगभग 35 डिग्री से 45 डिग्री तक, यही नीचे भी रहेगा हाल। यहां पर भी ये उच्च वायुदाब पेटी बनेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर जा रहे हैं तो गर्मी तो कम पड़ेगी, ऊपर जाने पर उपोष्ण ही होता जाएगा, यानी कि ऊपर उच्च वायुदाब ही मिलेगा क्योंकि हवा तो हल्की होकर ऊपर उठेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है या फिर एक वजह भी है जिसको हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर दोनों तरफ ध्रुवों से पहले अधो ध्रुवीय पेटी पाई जाती है और उस अधो ध्रुवीय पेटी पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। आपको बस यही याद रखना है कि यहाँ पर अधो ध्रुवीय पेटी पाई जाती है करीब 55 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में, और यहाँ पर पाया जाता है निम्न वायुदाब। अगर जैसा उत्तर में है वैसे इन्हीं अक्षांशों में दक्षिण में यह अधो ध्रुवीय पेटी पाई जाती है। और लास्ट में है ध्रुवीय पेटी, यहां पर पाया जाता है उच्च वायुदाब। उच्च वायुदाब ये पृथ्वी की कुछ स्थिति है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पृथ्वी जो ग्लोब में आपको मैंने बनाकर दिखाई है, इसमें उच्च वायुदाब ऊपर ध्रुवीय पेटी में, अधो ध्रुवीय पेटी में निम्न वायुदाब, उपोष्ण पेटी में उच्च वायुदाब और भूमध्य रेखा पेटी में निम्न वायुदाब पाया जाता है। मित्रों, अब हम देखते हैं कि हवा के बारे में बात करते हैं। अगर हवा यहाँ पर 1000 ग्राम है हवा का वजन, आप सोचिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ हवा का वजन 1000 ग्राम है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हवा का वजन 900 ग्राम है। आप सोचिए, तो बताइए ये हवा किस तरफ को जाएगी? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाएगी या 1 किलोमीटर दूर से इधर को आएगी? ऑब्वियसली जैसे पानी उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहता है, हवा भी जहाँ पर स्तर ज्यादा होगा, हवा का मात्रा ज्यादा होगी 1000 ग्राम, वहां से वो 900 ग्राम वाले क्षेत्र में जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? हवा जो वायु की मात्रा जहां पर ज्यादा होगी वहां से फिल करेगी वो जहां पर कम होगी। यानी कि अगर 1000 ग्राम यहां पर वायु है तो 900 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जहां पर हवा होगी वो उस दिशा में जाएगी। तो उस दिशा में आप देखेंगे जो हवा है जब वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाएगी तो हमें उन पेटियों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किन पेटी में उच्च वायुदाब मिलता है और किन पेटियों में निम्न वायुदाब है। हवा का विस्तार आपको समझ में आया? हवा चलती है हमेशा, परीक्षा में पूछा जाए तो ध्यान देना, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। यह हवा का विस्तार होगा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो मित्रों, अब हम देखते हैं इस पेटी में हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर कैसे आती है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, इसमें ये समदाब रेखाएं, जो 2 रेखाएं जिनमें दाब समान होता है, वायुदाब जहां पर समान होगा वो समदाब रेखाएं कहलाएंगी। मानचित्र में आप देखेंगे या इस ग्लोब में आप देखिए, ये अक्षांशों पर सूरज की किरणें समान रूप से पड़ रही होगी। तो ये यहाँ पर जितना वायुदाब होगा लगभग 950 माना था, तो यहाँ सेंटर में मान लीजिए 950 होगा, तो किनारे यहाँ पर भी इसकी सीध में 950 ही होगा। तो ऐसी रेखा ये समदाब रेखा हुई है। देखिए ये समदाब रेखा हुई, जहां पर समान ताप है, समान दाब है, उनको मिलाने वाली रेखा। ऐसे नीचे भी उच्च वायुदाब है, उच्च वायुदाब में आप मान लीजिए 1050 मिलीबार है, 1050 मिलीबार वायुदाब है। तो जो जितना यहाँ पर होगा उसी की सीध में, उसी अक्षांश पर यहाँ पर भी उतना ही होगा। सूरज की किरणें बराबर पड़ रही हैं, जितनी यहाँ पर पड़ी उतनी यहीं पर पड़ेगी। हालांकि ऊपर कम पड़ेगी, बीच में ज्यादा पड़ेगी, लेकिन एक सीध में तो समान पड़ेगी, जिस वजह से ये समदाब रेखाएं कहलाती हैं, समान दाब। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, पंखा मेरे ऊपर सर पर है, अगर मैं पंखे पे एक कागज फेंकता हूँ या कोई पत्थर फेंकता हूँ तो जैसे मैंने पंखे के ऊपर मारा वो सीधे मेरे मुंह पे गिरता है। अगर मैं सीधे मारूंगा तो सीधे मेरे मुंह पे गिरेगा। ध्यान से सुनना बात को, अगर ये पंखा घूम रहा है, मैं इसको फेंकता हूँ तो सीधे यहीं पर गिरेगा। ये सपोज करिए ये पंखा है, मैंने कुछ पत्थर फेंका, टकरा के सीधे वापस आया, लेकिन पंखा ही अगर 23.5 डिग्री झुका दूं मैं, अब बताइए अगर मैं पत्थर यहाँ पर फेंकूंगा तो क्या इधर को आएगा? वो ऐसे कटेगा।
बात आ रही है समझ में? अगर वो पंखा सीधा है तो सीधे आना चाहिए था, लेकिन टेढ़ा होने की वजह से ऐसे कटेगा। पृथ्वी पर भी ये जो आपको दिख रहा है ना उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब से हवा को निम्न वायुदाब की ओर जाना है। उच्च वायुदाब से हवा को निम्न वायुदाब की ओर जाना है। उपोष्ण पेटी पर उच्च वायुदाब है, यहां से निम्न वायुदाब की ओर हवा जाएगी, ऑब्वियसली जाना भी चाहिए। परंतु यहां पर एक बात का जरूर ध्यान रखना, 23.5 डिग्री झुकने की वजह से वो इन समदाब रेखाओं को, देखिए ये समदाब रेखा है, देखिए आप ये समदाब रेखाएं हैं, इनको सीधे नहीं काटेगी। अगर पंखा सीधा होता तो सीधे आती ना, 23.5 डिग्री झुकने की वजह से कोरियोलिस का नियम ये कहता है, कोरियोलिस के नियम को अब मैं बात कर रहा हूं कोरियोलिस के नियम की, कोरियोलिस का नियम इसी पर बेस्ड है। वो कहता है कि उत्तरी अक्षांश में ये वायु की राशियां अपने दाहिनी ओर मुड़कर और दक्षिणी अक्षांश में अपने बाईं ओर मुड़कर पार करती है। यानी कि ये ऐसे ना आकर के अपने दाहिनी ओर, दाहिना हाथ इधर हुआ, इस तरह से इन समदाब रेखाओं को काटेगी। ये देखिए इस तरह से, यानी कि इस तरह से ना काटकर इस तरह से काटेगी, और दक्षिणी अक्षांश में यही रेखाएं अपने बाएं हाथ पर यानी कि इस तरह काटेंगी। तो देखिए जब ये सीधे नहीं काटेगी तो कुछ इस तरह से इनका आगमन होगा। ये समदाब रेखा है, इस तरह से ना होकर के दाहिनी ओर इस तरह से आएगी, ये समदाब रेखा ये इस तरह से आएगी। हवा के बारे में मैं आपको बता दूं, हवा का ओरिजिन वही माना जाता है वो जिस दिशा से आती है। अगर हवा पश्चिम से आ रही है तो पछुआ हवा कहलाएगी, वो जिस दिशा को जा रही है वो कभी मायने नहीं रखेगा। ध्यान से सुन रहे हैं आप? अगर हवा पूरब से आ रही है तो पूर्वी पवनें कहलाएंगी। अगर हवा स्थल से आ रही है तो स्थलीय समीर, समुद्र से आ रही है तो समुद्री समीर। कभी ये नहीं कहा जाएगा कि जिस दिशा को जा रही है वो नहीं, जिस दिशा से आ रही है। अब देखिए यही हाल यहाँ दक्षिण में भी होता है, जब वायु तरफ कटती है तो इस तरह से पवनें भूमध्य रेखा की तरफ यानी निम्न वायुदाब पेटी की तरफ आती है। तो देखिए आप इनकी दिशा देखिए, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। तो आप उत्तर दक्षिण तो नहीं ले सकते, लेकिन पूर्व दोनों में कॉमन है। इस तरह की पवनों को कहा जाता है पूर्वी पवनें। इनको व्यापारिक पवनें भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं पवनों के माध्यम से प्राचीन काल से ही व्यापार होता आया है। ये पवनें चलती हैं, उसी के साथ जहाज चलते हैं, तब जाकर के व्यापार संभव हो पाया। इन्हीं पवनों को व्यापारिक पवनें या ट्रेंचमेंट भी कहते हैं। यहीं पर 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में एक अश्व अक्षांश रेखा भी पड़ती है। वहां पर क्या होता था कि जब कई बार वायुवेग बहुत कम क्रिएट होता था और जहाज में घोड़े लदे होते थे, घोड़ों की वजन की वजह से जहाज आगे नहीं बढ़ पाता था, तो लोग क्या करते थे, उन घोड़ों को समुद्र में ही फेंक दिया करते थे, जिस वजह से इस रेखा को अश्व अक्षांश रेखा भी कहते हैं। सेम प्रोसीजर आप जब उत्तर की तरफ जाएंगे तो उत्तर में दाहिनी तरफ ये उच्च वायुदाब है, यहां से निम्न वायुदाब की ओर चलेगा फ्लो इस तरह से। देखिए दाहिनी तरफ ये है, अब यहां से डायरेक्शन बदल गया, यहां से डायरेक्शन बदलकर हो गया पश्चिम दक्षिण यानी कि पछुआ पवनें। तो इन पवनों को कहा जाता है पछुआ पवनें। इनके भी कई नाम हैं, इनको कहीं पर चीखता 40सा, गरजता 50सा, तो पता नहीं क्या है, 60 भी है कुछ, तो बहुत से नाम इनके भी हैं पछुआ पवनों के। ये भी बहुत तेज पवनें हैं। उत्तर में ध्रुव में उच्च वायुदाब है, यहां से क्रिएट होता है निम्न वायुदाब अधो ध्रुवीय पेटी पर, और ऊपर से जो पवनें आती हैं उनको बोला जाता है ध्रुवीय पवनें। कुछ इस तरह से विस्तार होता है इन पवनों का, व्यापारिक पवनों का, पछुआ पवनों का और साथ ही साथ ध्रुवीय पवनों का। हालांकि ये स्थानीय पवनों से प्रभावित होती हैं। अब स्थानीय पवनें क्या होती हैं? अब आपके घर में कूलर है, कूलर से हवा आपकी तरफ आ रही है, अब आप जिधर को बैठे हो कूलर का मुंह उधर को कर दो, क्या आप उसमें ये कहेंगे कि कोरियोलिस का नियम तो कहता है हवा को पश्चिम से आना चाहिए था? नहीं कह सकते ना, क्योंकि स्थानीय फैक्टर है ना आपके साथ कूलर। ऐसे ही आपके घर में नदी है, नदी से हवा आपकी तरफ आ रही है, तो आप कोरियोलिस के नियम को फेल नहीं कर सकते ना। और अगर यही विस्तृत लेवल पर तैयार हो जाए मटेरियल, विस्तृत लेवल पर कोई ऐसा फैक्टर काम करे, जैसे भारत में जब कोरियोलिस के नियम के मुताबिक ऊपर से पवनें आती है ठंडी उपोष्ण पेटी से, तो हिमालय, पर्वतराज हिमालय खड़ा हो जाता है, और हिमालय तो अपने आप में एक बहुत बड़ी दीवार है। हिमालय के कारण हवा नहीं आ पाती, जब हवाएं नहीं आ पाती तो यहाँ पर वो पवनें नहीं पहुंचती, यहाँ पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, दक्षिण पूर्वी मानसून आ जाता है नीचे से। तो स्थानीय फैक्टर प्रभावित करता है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये पूरे ग्लोब के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक स्थायी पवनों के तौर पर प्रचलित है। ये मानक है, ये पैमाना है जो दुनिया में इस तरह से काम होता है, हवाएं इस तरह से चलती हैं और विस्तृत क्षेत्र पर ये चलती हैं। तो मित्रों ये था, अब इसको मैं मैप में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये किन किन जगहों पर पेटियां बनी हुई हैं।
आप अच्छे से समझ रहे होंगे वायुदाब पेटियों को। यहीं से चक्रवात का कॉन्सेप्ट भी आएगा। हवा का प्रभाव को पता चला उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको पूरी आजादी है। ये मैप बनाने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, लेकिन आप समझ जाए ये बहुत है। चलिए ऐसा भी बना। अच्छा, तो मैं भूमध्य रेखा पर इंडिकेट करता हूं भूमध्य रेखा पेटी को। अरे यार थोड़ा सा ऊपर हो गया है। ये 5 डिग्री उत्तरी से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी, ये है निम्न वायुदाब पेटी, जहां पर डोल्ड्रम बनता है भूमध्य रेखा पर। निम्न वायुदाब पेटी ये है निम्न वायुदाब वाली पेटी। मैं उत्तर की तरफ का सिरा लेता हूं, आप उत्तर की तरफ भी ध्यान देना। ये है उपोष्ण पेटियों, ये उपोष्ण पेटी है। और अब मैं दिखाता हूं आपको अधोध्रुवीय पेटी। अधोध्रुवीय पेटी और उत्तर में होगी ध्रुवीय पेटी। आपको दिख रहा है सब? इसको ठीक कर देता हूँ। यस, तो आपको नजर आ रहा होगा। तो देखिए यहां से जो हमने बात करी थी उपोष्ण पेटी से, ये उच्च वायुदाब की है। यहां से एस से आती है व्यापारिक पवने, देखिए ये व्यापारिक पवने, और यहां से ऊपर को जाती है अधोध्रुवीय पेटी में, ये उच्च वायुदाब से। ये है वो पेटी, मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूं। और ऊपर से ध्रुवीय पेटी से ये आती है पवने, ये उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब की ओर, क्योंकि यहां पर मिलता है निम्न वायुदाब। अब मित्रों हम बात करते हैं यहां पर चक्रवात की। देखिए आप ध्यान से देखिए, जब यहां से निम्न वायुदाब की तरफ गई पेटी, उपोष्ण पेटी से गई पवन निम्न वायुदाब अधोध्रुवीय पेटी की ओर, वही ध्रुवों से उच्च वायुदाब से पेटी आती है, एक हवा आती है, वो भी इसी डायरेक्शन में आती है। अधोध्रुवीय पेटी पर आप देखिए दोनों डायरेक्शन से हवा आती है। जब ये दोनों डायरेक्शन से हवा आती है तो इस तरह से टकराती है, देख रहे हैं आप, टकराती है तो गोल गोल घूमती हैं, गोल गोल घूमने से ऊपर उठती है, नीचे निम्न वायुदाब बन जाता है, तब ये अधोध्रुवीय पेटी पर निम्न वायुदाब बनता है। साथ ही देखिए आप, जब ये इस तरह से टकराकर मिलती हैं तो गोल गोल घूमती हैं, ऐसी स्थिति को बोलते हैं चक्रवात। सपोज करिए आप, मैं यहां पर हूं, यहां पर 1000 ग्राम है, वायु का वजन 1000 ग्राम है सपोज करिए आप, और मेरे पश्चिम में 950 ग्राम है, पूरब में 950 ग्राम है, दक्षिण में 950 ग्राम है, उत्तर में 950 ग्राम है, तो क्या होगा बताइए? या फिर आप दूसरी कंडीशन अप्लाई करिए। सपोज करिए यहां पर 950 है, यहां पर 950 ग्राम है, और चारों तरफ 1000 है, तो जब यहां से आएंगी तो सेंटर में निम्न वायुदाब होगा, केंद्र में निम्न वायुदाब होगा, तो चारों तरफ से उच्च वायुदाब वाली हवाएं यहां पर आएंगी। यहां पर 950 मिलीबार है, सोचिए आप कि चारों तरफ 1000 है, तो चारों तरफ से हवाएं यहां पर आएंगी और एक केंद्र पर टकराएंगी, और जब केंद्र में निम्न वायुदाब होगा तो टकराने के कारण वो गोल गोल घूमेंगी, गोल गोल घूम करके ऊपर उठेंगी। इस स्थिति को कहते हैं चक्रवात, और ये बहुत भयंकर रूप ले लेता है। ये टोर्नेडो, हरिकेन, भारत में भी आते हैं बहुत चक्रवात, ऐसी स्थिति को बोलते हैं चक्रवात, जब केंद्र में निम्न वायुदाब हो। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं, ये भूमध्य रेखा पर भी होता है। ये निम्न वायुदाब पेटी देख रहे हैं आप, नीचे से भी जब व्यापारिक पवनें आती हैं इस तरह से आती हैं, देखिए ये और ये, और जब ये आपस में टकराती हैं, जब केंद्र में निम्न वायुदाब बनता है, दो ही पेटी में तो निम्न वायुदाब बनता है, एक भूमध्य रेखा में और दूसरा अधोध्रुवीय पेटी में, और इनमें दोनों डायरेक्शन से उच्च वायुदाब से हवाएं आती हैं और टकराती हैं और चक्रवात का निर्माण करती हैं, इसको बोलते हैं चक्रवात। और इसके विपरीत अगर केंद्र में उच्च वायुदाब हो और उच्च वायुदाब से हवा का विस्तार चारों तरफ हो जाए, चारों तरफ निम्न वायुदाब हो, तो उस स्थिति में बनता है प्रति चक्रवात। क्या बनता है मित्रों? प्रति चक्रवात। ध्यान से आप इन बातों को सुनते रहना। तो देखा आपने चक्रवात के लिए कंडीशंस,
अधोध्रुवीय पेटी पर बनता है, भूमध्य रेखा पर बनता है, जो दोनों निम्न पायदाब पेटी हैं। दोनों तरफ से हवा आती है। उधर ध्रुवीय पेटी, ध्रुवीय पवन और पछुआ पवनों के संयोग से बनता है, और नीचे ऊपर की पूर्वी पवनें और नीचे की पूर्वी पवनें, इनके मिलन से बनता है चक्रवात। अब मैं आपको बात एक बार और बता दूं, सूरज की किरणें सदैव भूमध्य रेखा पर नहीं पड़ती हैं। 21 जून तक सूरज की किरणें कर्क रेखा पर आ जाती हैं, यानी कि 21 जून को ये पेटी जो आप देख रहे हैं ना, निम्न पायदाब पेटी, ये खिसक के ऊपर आ जाती है। तो ये भारत का एरिया है, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, तो यहां पर जनरेट हो जाता है निम्न वायुदाब। मतलब आप समझ रहे हैं, जून के महीने में सूरज की किरणें, हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जून के महीने में सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर नहीं होती हैं, बल्कि वो कर्क रेखा पर पहुंच जाती हैं। जब वो कर्क रेखा पर पहुंच जाती हैं तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र भी कर्क रेखा पर पड़ता है, और जब कर्क रेखा पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र पड़ता है तो चक्रवात की स्थिति कर्क रेखा पर भी उत्पन्न हो जाती है, और वही चक्रवात आपको जून जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तट पर नजर आता है। अगर आपको ये देखना है तो आप जुलाई अगस्त के अखबारों में पढ़िए, वहां पर स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा। वैसा ही नजारा आपको टोर्नेडो के रूप में अमेरिका में भी दिखेगा। मैक्सिको के ऊपर आप देखेंगे तो मैक्सिको के ऊपर अमेरिका है, और वहां पर ही है कर्क रेखा। ये स्थिति तब वहां भी उत्पन्न होती है। और दिसंबर के महीने में अगर आप चक्रवात देखेंगे, विली विली बड़े बड़े तूफान मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे दिसंबर के महीने में, क्योंकि यही पेटी जो जून में ऊपर खिसक गई थी, ये दिसंबर में नीचे खिसक जाती है, क्योंकि दिसंबर में सूरज की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। इस तरह से चक्रवात दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। आई होप आप वायुदाब की इस परिभाषा को समझ गए होंगे। ये स्थायी पवनें थी। इसके अलावा हम बात करेंगे स्थानीय पवनों के बारे में, चाहे उसमें सिराको हो, मिस्ट्रल, फोहन, चिनूक, बहुत सारी पवनें हैं, लू, उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज आपको ये कैसा लगा हमें अवश्य बताना। स्थानीय पवनों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और एक बार फिर निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।